साथियों, हम में से जो भी ज्योतिष शास्त्र के प्रति रुचि रखते हैं उन्होंने पाराशरी ग्रंथ का अध्ययन तो अवश्य किया होगा। ज्योतिष का शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसने पाराशरी का अध्ययन कभी न कभी नहीं किया हो। पाराशरी ग्रंथ में ज्योतिष के अद्भुत सूत्र दिए गए हैं, लेकिन हम उनका मूल मंतव्य समझे बिना जब ज्यों का त्यों अप्लाई करते हैं तो बात बनती नहीं है। सूत्रों को वैसे के वैसे अप्लाई करने में अक्सर चूक हो जाती है। किसी भी सूत्र की आत्मा को समझे बिना उसको ज्यों का त्यों अप्लाई करना तीर तुक्का लगाना तो हो सकता है, लेकिन उसके सटीक रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अब पाराशरी में एक सूत्र कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का कोई संबंध हो तो यह राजयोग होता है। अब आपने कभी यह विचार किया हो कि इसको राजयोग क्यों कहा गया है और यह कैसे काम करता है? तो कुछ अद्भुत बात निकलकर सामने आती है। तो आइए आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि इसको राजयोग क्यों कहा गया है और यह किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर इस सूत्र में बात हो रही है केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के मध्य कोई संबंध होने की, जिससे कि यह राजयोग बनता है। अब आप जानते हैं कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये 4 केंद्र होते हैं और पंचम और नवम ये 2 त्रिकोण भाव होते हैं। साथ ही लग्न को त्रिकोण भी माना गया है, यानी लग्न को त्रिकोण और केंद्र दोनों की संज्ञा प्राप्त है। साथ ही इस सूत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्र उत्तरोत्तर बलवान होते जाते हैं, यानी केंद्र से चतुर्थ ज्यादा बली है, चतुर्थ से सप्तम ज्यादा बली है और सप्तम से दशम केंद्र सबसे ज्यादा बलवान है। इसी तरह त्रिकोणों में भी लग्न से ज्यादा बली पंचम और पंचम से भी बलवान नवम को माना गया है। अब केंद्र और त्रिकोण इनके संयोजन से बनने वाले राजयोग, इनके पीछे क्या रहस्य है, इसे जब तर्कपूर्वक समझेंगे तभी यह सूत्र तर्क की कसौटी पर खरा उतरेगा। ऋषि ने कोई भी सूत्र बिना तर्क के नहीं बताया है। गलती हमारे समझने में हो सकती है, ऋषि की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो जो भी कहा है वह तर्क पूर्वक ही कहा है। अब कुछ शास्त्रकारों ने केंद्र को विष्णु स्थान की संज्ञा बताई है और त्रिकोण को लक्ष्मी भाव कहा है। तो केंद्र जब विष्णु है, त्रिकोण लक्ष्मी है, तो इनके संयोजन को विष्णु और लक्ष्मी का संबंध होना माना गया है। और जब विष्णु और लक्ष्मी का मिलन होगा तो यह राजयोग सरीखा तो होगा ही। पर यह विष्णु लक्ष्मी का मिलन समझ लेने, याद रखने की दृष्टि से तो सही है, लेकिन तर्क इसके पीछे भी समझ नहीं आता, यानी इसकी उपयोगिता सिर्फ मान लेने भर की है। अब कोई श्रद्धावान जातक है तो वो मान लेगा कि ठीक है, शास्त्रकार ने कहा है, तो केंद्र को विष्णु मान लेते हैं और त्रिकोण को लक्ष्मी मान लेते हैं। श्रद्धावान को कोई दिक्कत नहीं है, वह मान लेगा। लेकिन जब किसी तार्किक बुद्धि के व्यक्ति को यह कहा जाएगा तो वह इस बात को पचा नहीं पाता, वह नहीं मान सकता। अब श्रद्धावान व्यक्ति तो रोज किसी न किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करता है, कोई गीता जी पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ते हैं, और वह रोज रोज पढ़ता है, वर्षों हो गए उसको पढ़ते हुए, लेकिन उसका तर्क, उसका मर्म समझ में नहीं आता, वह बता नहीं पाता कि इसका क्या तर्क है। लेकिन पाठ वह रोज करता है और श्रद्धा पूर्वक करता है, क्योंकि वह श्रद्धावान है। लेकिन जब कोई तार्किक व्यक्ति होगा तो वह कोई भी पाठ शुरू करने के पहले तर्क से उसके मर्म को समझेगा, और जब मर्म उसके समझ में आ गया तो फिर वह निसंदेह श्रद्धावान से भी
ज्यादा श्रद्धा से पाठ करेगा। यही फर्क होता है श्रद्धावान और तार्किक व्यक्ति में। अब केंद्र और त्रिकोण, इनके द्वारा निर्मित राजयोग में रहस्य क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण के लिए चतुर्थेश और पंचमेश, इन दोनों के संयोजन से बनने वाले राजयोग को ले लेते हैं। चतुर्थेश यानी केंद्र का अधिपति और पंचमेश यानी त्रिकोण का अधिपति। अब इन दोनों का संबंध बन गया तो यह राजयोग हो गया। अब इनके संबंध के बारे में भी जरा सी चर्चा कर लेते हैं। 4 तरह के संबंध बताए गए हैं। सबसे पहले कि यह युति में बैठे हों, यानी चतुर्थेश और पंचमेश ये किसी भी एक भाव में साथ साथ बैठे हों, जिसे कि युति में बैठा होना कहा जाता है। दूसरा संबंध होता है समसप्तक, यानी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों 7 भाव की दूरी पर। दूसरा संबंध यह हो गया। तीसरे में ये एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, यानी इनका चतुर्थ संबंध हो। और चौथे में एक दूसरे की राशि में बैठे हों, ये जिसे राशि एक्सचेंज करना भी कहा गया है। तो ये इस तरह के कुल 4 संबंध बताए गए हैं और इन चारों संबंधों में से किसी भी एक स्थिति के पाए जाने पर यह राजयोग बनता है। अब यहाँ पर मैं अपना मंतव्य साफ कर देता हूँ कि मैंने युति में और समसप्तक इन 2 स्थितियों में इन राजयोगों को पूर्ण पाया है। यह काम करते हैं और इफेक्टिव हैं। अब जो दूसरे संबंध हैं, यानी केंद्र एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों या राशि एक्सचेंज कर लिया हो, तो इसके बारे में मुझे उतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिले हैं जितने कि इन 2 संबंधों से मिले हैं, युति में और समसप्तक में। वैसे आपकी मर्जी हो तो आप बाकी के संबंधों को भी प्रयोग में ले सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर अपनी बात बताई है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे चतुर्थेश और पंचमेश के संयोजन से बनने वाले राजयोग की। अब हम यहाँ पर बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले एक बात और ध्यान में ले लीजिए, और इस बारे में बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं और आपको भी शायद इस बात का संज्ञान होगा ही कि हर भाव का अगला भाव उसका धन भाव होता है। और इन राजयोगों में भी यही सूत्र काम करता है। अब चतुर्थेश और पंचमेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ चतुर्थेश, पंचम भाव का स्वामी हुआ पंचमेश। तो चतुर्थ भाव होता है मन का और चतुर्थ भाव का अगला भाव होता है पंचम, यानी चतुर्थ भाव का धन है पंचम भाव और पंचम भाव होता है बुद्धि का। इसका मतलब यह हुआ कि चतुर्थ भाव का धन बुद्धि है। यहाँ पर चतुर्थ भाव का धन यानी बुद्धि इस योग में विस्तारित हो जाती है। अब चतुर्थ भाव के साथ साथ पंचम भाव भी इस योग में सम्मिलित हो गया है, यानी चतुर्थेश और पंचमेश। तो पंचम भाव का धन हुआ, उससे अगला भाव छठा, और छठा भाव है सोच का, विचार का। अब यहाँ पर चतुर्थेश पंचमेश इनके संयोजन से चमत्कार यह हुआ, यहाँ पर बुद्धि और सोच इन 2 का मिलन होता है। और जो जातक बुद्धि और सोच विचार कर कार्य करेगा उसको सफल होने से कौन रोक पाएगा। संभव ही नहीं है कि व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करे, सोच विचार कर कार्य करे और वह सफलता को नहीं प्राप्त करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर चूंकि चतुर्थेश शामिल है, इसलिए कुछ लोग चतुर्थ भाव को सुखों की उम्मीद में देखते हैं,
वो यहाँ पर निराश होंगे। यहाँ पर चतुर्थेश के सम्मिलित होने से सुखों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम दो इंग्रेडिएंट, दो वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो परिणाम स्वरूप एक तीसरा ही पदार्थ हमारे हाथ में आता है। जैसे दूध और चावल, दोनों का अलग अलग अपना अपना गुणधर्म है। दूध का अलग है, चावल का अलग है, और यदि हम इन दोनों को मिलाकर उबाल दें तो एक तीसरा ही पदार्थ खीर के रूप में हमको मिलेगा, और यह खीर मूल वस्तु से बिल्कुल अलग होगी। ना इसमें चावल का स्वाद होगा, ना दूध का स्वाद होगा, यह एक तीसरा ही पदार्थ है। इसी तरह चतुर्थेश और पंचमेश जब आपस में मिल जाएंगे तो उनका मूल स्वरूप छूट जाएगा और एक नया ही पदार्थ, एक नया ही रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। और यह जो तीसरा पदार्थ, तीसरा परिणाम चतुर्थेश और पंचमेश के मिश्रण से मिलेगा, वह होगा बुद्धि और सोच का समन्वय, यानी बुद्धि और विचार, इनका मिश्रण हो जाएगा। यहाँ सुखों से कोई लेना देना नहीं है। चतुर्थेश के बारे में यहाँ पर विचार करते समय आप उसको भूल जाएं। यहाँ सिर्फ बुद्धि और विचार, ये पदार्थ ही आपके सामने होगा इस राजयोग में, और यह एक वाकई में शानदार राजयोग बन जाता है। और इस राजयोग से ये जातक जो कुछ भी पाता है उसमें इसकी बुद्धि और सोच का ही हाथ रहता है। उसी के बल पर यह जीवन में आगे बढ़ जाता है। यानी खाली चतुर्थेश पंचमेश का राजयोग बना हुआ है, इसी से जातक को कोई लड्डू पेड़े मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी बुद्धि और सोच का विस्तार इतना हो जाता है कि वह जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक, शेयर और कमेंट करने की अपील के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।